नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज बात लद्दाख की, धरती का वो खूबसूरत हिस्सा जो सालों तक अपनी पहचान के लिए तरसता रहा। सामरिक महत्व के लिए भले ही लद्दाख की बात हो जाए, लेकिन शायद ही लद्दाख में प्रकृति की उस नेमत की बात हो पाई जो होनी चाहिए थी। जम्मू और कश्मीर के साथ होने के कारण लद्दाख हमेशा से ही पक्षपात का शिकार रहा, लेकिन ये सारी बातें 2019 से पहले की हैं। 2019 में भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर को लेकर के कुछ खास प्रस्ताव पारित किए और फिर खुल गई लद्दाख की किस्मत। 3 साल ही तो हुए हैं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को बने हुए, लेकिन इन 3 सालों में लद्दाख में विकास की नई बयार बह रही है। पांच अगस्त 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ। देश की संसद में जम्मू कश्मीर के विभाजन का जो मसौदा तैयार हुआ, उसने सीधे तौर पर लद्दाख को फायदा पहुंचाया, क्योंकि इस विभाजन के बाद न सिर्फ लद्दाख का अस्तित्व सामने आया, बल्कि उसे अपनी अलग पहचान भी मिली। दावा तो यह भी है कि लद्दाख को असली आजादी 2019 में ही मिली। तो देखते हैं कि आखिरकार कितना बदला है हमारा लद्दाख। लद्दाख को लगे विकास के पंख। लद्दाख यानी कश्मीर से जुड़ा वो खूबसूरत इलाका जहां पहुंचना और उसे एक्सप्लोर करना मुश्किल था, लेकिन ये पुराने लद्दाख की बात थी। जम्मू कश्मीर से अलग अस्तित्व के बाद लद्दाख में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इस रीजन को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाने का कुछ मकसद डेफिनेटली था, खासकर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, दूसरा यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, तीसरा यहाँ के पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल एस्पिरेशन को लेकर। तो ये 3 चीज़ जो है आज लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। आज से 3 साल पहले लद्दाख कश्मीर का हिस्सा था। मोदी सरकार ने एक साहसिक फैसला लेते हुए लद्दाख को कश्मीर से अलग कर दिया और लद्दाख को केंद्र के अधीन लेते हुए उसे यूटी घोषित कर दिया। लद्दाख राज्य में महज 2 जिले हैं, एक लद्दाख की राजधानी लेह और दूसरा जिला कारगिल। इन दोनों जिलों के अंतर्गत आने वाले कस्बे और गांव अब अपने विकास की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। और विकास करने के लिए पैसा चाहिए, और जम्मू कश्मीर सरकार ने, आप डेटा खोल के भी देख सकते हैं, मैं 2018-19 में एमपी बनने से पहले मैं यहाँ ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल, यहाँ एक लोकल गवर्नेंस का जो सेटअप है उसका मैं चेयरमैन था लगभग 6-7 महीने के लिए। तो मेरे काउंसिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डिस्ट्रिक्ट में लगभग 55 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके सभी डिपार्टमेंट्स को इसी 45,000 स्क्वायर किलोमीटर के डिस्ट्रिक्ट में मुझे डेवलप करना है। रोड नेटवर्क बिछाना है, कम्युनिटी हॉल बनाना है। जब लद्दाख कश्मीर के साथ था तो विकास से कोसों दूर था, लेकिन अलग होते ही लद्दाख का अपना बजट है और उस बजट को जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है। पहले लद्दाख का बजट कश्मीर के बजट के साथ ही आता था और लद्दाख की आबादी कम होने के लिहाज से बजट भी कम दिया जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और केंद्र की सभी योजनाएं लद्दाख के दुर्गम से दुर्गम इलाकों में फलीभूत हो रही हैं। और विकास करने के लिए पैसा चाहिए, और जम्मू कश्मीर सरकार ने, आप डेटा खोल के भी देख सकते हैं, मैं 2018-19 में एमपी बनने से पहले मैं यहाँ ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल, यहाँ एक लोकल गवर्नेंस का जो सेटअप है उसका मैं चेयरमैन था लगभग 6-7 महीने के लिए। तो मेरे काउंसिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है
इस डिस्ट्रिक्ट में लगभग 55 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके सभी डिपार्टमेंट्स को इसी 45,000 स्क्वायर किलोमीटर के डिस्ट्रिक्ट में मुझे डेवलप करना है, रोड नेटवर्क बिछाना है, कम्युनिटी हॉल बनाना है। लद्दाख न सिर्फ भारत का सबसे खूबसूरत इलाका है बल्कि अति संवेदनशील भी है। पाकिस्तान और चीन से सबसे करीब लद्दाख का विकास स्मारक दृष्टि से भी अहम था और मोदी सरकार ने इसे पूरा कर दिखाया। चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं और इस पूरे रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए यहाँ पे केवल एक ही डिप्टी कमिश्नर होते हैं और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, ये एक बॉर्डर लोकेटेड है और एक बॉर्डर लोकेटेड एरिया को एक जूनियर आईएएस ऑफिसर को डीएम बना के उनके हाथ में सौंपना थोड़ा सोचने वाले बात है। ऐसा नहीं कि हम उन पे विश्वास नहीं है, बल्कि एक चिंता करने की जो बात है। भौगोलिक परिस्थितियां विषम होने के कारण यहाँ लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही पानी का इंतजाम करना। आखिर इतने दुर्गम इलाके में लोग रहें तो रहें कैसे? अगर आपको बदलाव वाला विकास देखना है तो आपको चलना पड़ेगा उत्तरी इलाके में भारत के सबसे अंतिम गांव लातो में। ये लद्दाख का लातो गांव है। आप इसे भारत का आखिरी गांव भी कह सकते हैं, क्योंकि आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ से पाकिस्तान जो है वो शुरू हो जाता है, इसलिए इसे भारत का आखिरी गांव कहा जा सकता है। जो आप पीछे वी शेप देख रहे हैं और रोशनी देख रहे हैं, यही जो है वो पाकिस्तान है और ये लातो गांव है। और यूटी बनने के बाद में भारत सरकार ने इस गांव की आबादी जो कि 450 से 500 के बीच में है, इन गांव वालों को इतनी ऊंचाई पर पानी पहुंचाने के लिए, क्योंकि इन गांव वालों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी पानी नीचे नदी में से जाकर लाने के लिए, लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से पाकिस्तान से आने वाली इस नदी का पानी सोलर के जरिए सबमर्सिबल पाइप लगाकर पानी को ऊपर उठाया जा रहा है और ये पानी जो है वो इन सोलर पैनल के सहारे एनर्जी उत्पन्न करता है और फिर ऊपर आता है। जी हाँ, ये है भारत का सबसे अंतिम गांव लातो और यहाँ कई समस्याएं हैं, लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। जब सरकार ने विकास का ताना बाना बुनने का मन बना लिया तो कोई भी बाधा सरकार के आड़े नहीं आई। केंद्र सरकार ने पहाड़ों पर बसे गांव में नीचे बह रही नदियों का पानी ऊपर उठाने के लिए सोलर एनर्जी का सहारा लिया और सबमर्सिबल पाइप के साथ मोटर लगाकर सोलर एनर्जी की मदद से पानी को गांवों तक पहुंचाया। अब यहाँ न सिर्फ पानी पहुंचा बल्कि खेती का नवाचार भी हो रहा है। मेरे पीछे देखेंगे पेड़ पौधे, जिसकी वजह से गांव वाले जो है यहाँ पर खेती कर पा रहे हैं और साथ ही साथ इन गांव वालों का ये कहना है कि जब से यूटी बना है भारत के इस आखिरी गांव के अंदर सबसे ज्यादा फायदा इस गांव की आबादी को पहुंचा है, क्योंकि यूटी बनने से पहले इस तरह की व्यवस्थाएं इस गांव में नहीं थी, ना पानी की ना खेती की। इसके लिए इन गांव वालों को बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ता था, नदी से पानी भरना पड़ता था, उसके बाद ये ऊपर पहुंचते थे और सब्जियों की या दूसरी खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब इस सोलर पैनल के सहारे पानी इस गांव के अंदर आने लगा है और अब गांव वाले जो है सब्जी भी उगा पा रहे हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी कर पा रहे हैं और दूसरी तरह की खेती को भी अंजाम दे रहे हैं। लातो से आसिफ खान, न्यूज़ 18। तो किसी इलाके के विकास के लिए सबसे अहम है वहां पर संचार के लिए साधन और बाकी हिस्सों से जुड़ाव। साल के 4 महीने देश से कटे रहने वाले लद्दाख के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने जोजिला टनल के निर्माण के साथ ही लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाने की कोशिश की और इसके लिए 2025 की समय सीमा निर्धारित की गई है। भारत से लद्दाख को जोड़ने की योजना। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लद्दाख साल के 4 महीने दूसरे राज्यों से सड़क मार्ग के जरिए पूरी तरह से कट जाता है, क्योंकि यहाँ जबरदस्त बर्फबारी होती है। लेकिन केंद्र सरकार ने लद्दाख की इस समस्या का समाधान भी खोज निकाला है। अभी लद्दाख का कनेक्शन कश्मीर वैली से या हिमाचल की तरफ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है।
लद्दाख 4 महीने जो आना पड़ता है वो बाई एयर ही आप आ सकते हैं, दिल्ली या चंडीगढ़ या श्रीनगर जम्मू से लद्दाख के लिए, मतलब ले एयरपोर्ट पे ही आपको आके फिर अंदर बाहर जाना पड़ेगा। जो जिला की हाइट बहुत ज़्यादा है, उधर दूसरे पहाड़ हैं, वो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से 4 महीने तक कोई ट्रक, कोई बस, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लद्दाख को कश्मीर के सोनमर्ग से टनल के जरिए जोड़ा जा रहा है। 2147 मीटर लंबी ये टनल अब तक 2 किलोमीटर तक खोदी जा चुकी है और इसका काम तेज गति से जारी है। 2025 तक इस टनल का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस टनल पर 4500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस रोड टनल की कनेक्टिविटी से ये 400 करोड़ डायरेक्ट बचत है। फिर इसकी लेंथ कम होने से और टाइम कम लगने से अगले 50 साल में कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ का फ्यूल सेविंग होगा। अब जो जिला को क्रॉस करते हैं तो 2.5 से 3 घंटा लगता है। प्रोजेक्ट बनने से, टनल के कंप्लीट होने से 20 मिनट में आप उधर से इधर आ जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ निकलेंगी, कितना सामान आएगा। और लद्दाख का जो डेवलपमेंट है वो अभी बहुत पीछे है। इस कनेक्शन के होने से लद्दाख में टूरिस्ट आएंगे, लद्दाख में इंडस्ट्री आएगी, लद्दाख में मिनरल का एक्सप्लोरेशन होगा। इस टनल के शुरू हो जाने से बाहरी राज्यों के लोग कश्मीर होते हुए टनल के जरिए लद्दाख में प्रवेश कर सकते हैं। टनल के बन जाने से न केवल लद्दाख वासियों को राहत मिलेगी, बल्कि सेना के लिए भी असलहा ले जाना और लाना आसान हो जाएगा। जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, मिलिट्री हार्डवेयर है, वो बाई एयर ड्रॉप करना फौज के लिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। और लंबी लड़ाई चल जाए तो इतना एमुनिशन स्टॉक ही नहीं किया जा सकता। अभी लद्दाख के लिए सब्जियां और राशन वो बहुत पहले इकट्ठा करते और सब्जियां तो यहाँ मिल ही नहीं पाती। अगर डिफेंस की सप्लाई की बात करते हैं, चंडीगढ़ से जो सामान डिफेंस के लिए आता है वो तकरीबन 4 महीने में 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाता है, सिर्फ ओनली डिफेंस इंपोर्टेंट सप्लाईज के लिए। लद्दाख की किस्मत बदलने के लिए इस टनल का काम जोर शोर से चल रहा है। तीन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में लगाया गया है और 2025 तक लद्दाख को भारत के हर हिस्से से जोड़ देने का प्रोजेक्ट अपने अंजाम पर होगा। आसिफ खान, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो ये तो हुई विकास की बात। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है। यूटी बनने से पहले लद्दाख में शिक्षा हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। चुनिंदा स्कूल और कॉलेज और वहां भी विषयों की कमी की वजह से लद्दाख के बच्चों को चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान की तरफ रुख करना पड़ता था। लेकिन अब नए कॉलेज और स्कूल लद्दाख के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में शिक्षा की नई इबारत। लद्दाख के इस छोटे से गांव का नाम है कारत और यहाँ ये सरकारी मिडिल स्कूल है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 54 है। साधारण स्कूल नहीं है, बल्कि इस स्कूल ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस छोटे से गांव के छोटे से स्कूल ने एक नहीं बल्कि 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं। इन बच्चों को बेहद आधुनिक और एडवांस तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसके कारण ये बच्चे साधारण बच्चों से बेहद आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो स्कूल है ये एक नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं है जैसा ट्रेडिशनल स्कूल्स में होता है, जहाँ पे ग्रेड वाइज क्लासेस होते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस मिलेंगे। दूसरे स्कूल्स में आपको क्लास फर्स्ट सेकंड इस तरह से आपको क्लासेस मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासरूम्स आपको मिलेंगे सर। तो ये हमने मिडिल डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे अलग सेक्शन बना के रखा है। इस स्कूल की सफलता को देखते हुए आसपास के गांव के लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं। खास तौर पर लद्दाख में लड़कियों की स्कूली और कॉलेज शिक्षा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है
और कई स्कूलों में तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। इसके अलावा ये दूसरी तस्वीर द्रास के सरकारी कॉलेज की है। यहाँ की लड़कियां पूरे भारत में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। जब से यूटी लद्दाख आया है तो जब लद्दाख यूटी में इन्वर्ट हुआ है तो गर्ल्स एजुकेशन का बहुत इम्प्रूवमेंट रहा है द्रास में, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज नहीं था। ख़ासकर लड़कियों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो बाहर जाके पढ़े, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए जब यूटी आया उसके 1 साल बाद ही यहाँ पे कॉलेज आया लड़कियों के लिए, खासकर क्योंकि लड़के तो यूँ त्यों करके पढ़ने जाते हैं। तो हमारा दूसरा वो फुल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उस साइड में। तो जब से यूटी लद्दाख आया हमारा बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देखी। हम जैसे कि पहले पढ़ते थे बोर्ड्स वगैरह में, ऐसे नहीं पढ़ते, टीवीज़ वगैरह में पढ़ लेते हैं। पीएम मोदी का सपना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ लद्दाख में फलीभूत हो रहा है। हालांकि अभी 3 साल बहुत कम है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से बदलाव होने बाकी है, लेकिन इस बात से लद्दाख के छात्र खुश हैं कि अब उनकी कॉलेजों में अलग अलग विषय की बढ़ोतरी होने लगी है और शिक्षा को लेकर अलग से बजट आने लगा है। लद्दाख की लड़कियों ने अभी अपने पंख खोलने शुरू किए हैं और उड़ान अभी बहुत लंबी है। लद्दाख 3 सालों में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आखिरकार कहां पर पहुंचा है? शिक्षा के क्षेत्र में यहां के कॉलेज में क्या परिवर्तन आया है और बालिका शिक्षा में बदलाव देखने के लिए न्यूज़ 18 की टीम लद्दाख के द्रास कॉलेज में पहुंची और यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगियों ने। आप भी देखिए। हम इस समय लद्दाख में हैं। लद्दाख का ये द्रास सेक्टर है और द्रास सेक्टर में आफ्टर यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में विकास की नई बयार बहने लगी है और इसकी जीती जागती तस्वीर है द्रास का ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं इनका ये कहना है कि इससे पहले एजुकेशन यहाँ पर ना के बराबर थी, लेकिन जब से इसे यूटी बनाया गया है तब से पूरे लद्दाख में, चाहे वो लेह हो, कारगिल हो, द्रास हो या छोटे गाँव हो, इनमें सब जगह वो तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए चला रखी हैं, वो सारी योजनाएं जो हैं वो आप इस दूर दुर्गम और मुश्किल इलाके में देख सकते हैं। यहाँ पीछे बच्चियों की तादाद देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन के ऊपर केंद्र सरकार पूरी तरीके से फोकस कर रही है और यहाँ पर जितने भी विभाग हैं या जितनी भी परियोजनाएं हैं वो सब इस समय तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यूटी बनने के बाद में ये तमाम बदलाव देखा जा रहा है। इससे पहले जब ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था तो बजट का बड़ा हिस्सा जो होता था वो कश्मीर की तरफ चला जाता था। लद्दाख जो है वो बड़े बजट से वंचित रह जाता था, लेकिन अब हज़ारों करोड़ का बजट जो है वो लद्दाख को दिया जा रहा है और वो बजट किन किन परियोजनाओं में खर्च हो रहा है वो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। आसिफ खान, न्यूज़ 18, द्रास। तो लद्दाख भले ही जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा, लेकिन राजस्थान की एक खासियत इसे राजस्थान से जोड़ती है और वो है ऊंट की सवारी। आखिरकार क्या आपको पता है कि मरुस्थल के जहाज के रूप में मशहूर ऊंट लद्दाख में भी मिलते हैं, लेकिन यहां पर मिलता है 2 कुबड़ वाला ऊंट। देखिए लद्दाख और राजस्थान में आखिरकार कितना मिलता है पर्यटकों का ये खास ऊंट। राजस्थान में आपने ऊँटों की सवारी खूब की होगी, क्योंकि सिर्फ ऊँट, जिसे राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊँट राजस्थान की पहचान है। लेकिन आपको बताएं कि लद्दाख में भी राजस्थान की वो झलक देखने को मिलेगी, लेकिन ये ऊँट राजस्थान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि राजस्थान में आमतौर पर 1 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है, लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर 2 कुबड़ के ऊँट आपको नजर आएंगे। और लद्दाख का ये सैंड ड्यून्स इलाका है, इसे हुंदर भी कहा जाता है और यहाँ पर ना केवल दुनिया से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचते हैं इस सवारी का आनंद लेने के लिए। एक तरफ हिमालय की रेंज है
हिमालय की पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ ये नदी की मिट्टी है, ताकि राजस्थान के रेगिस्तान का वो लुक दिया जा सके, वो फील दिया जा सके जिसमें ऊंट चलते हैं। बहुत सारे सैलानी हमारे साथ मौजूद हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं और इन डबल हम्प यानी कि 2 कुबड़ के ऊंटों की सवारी कर रहे हैं। आप कहाँ से, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज अग्रवाल है, मैं उड़ीसा से हूँ। नीरज, ये बताइए कि कैसा रहा इन ऊंटों के ऊपर सवारी का एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस एकदम अलग है, जो हमने पहले कभी भी हिंदुस्तान में देखा नहीं। और ये ऊंट एकदम अलग हैं, जो और मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में कहीं और पाए नहीं जाते, सिर्फ लद्दाख में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके 2 हम्प होते हैं और इनके फर भी बहुत ज़्यादा हैं। प्लस ये उतने हाइटेड नहीं होते जो अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। प्लस इनकी जो राइड होती है वो इतनी कन्वीनियंट होती है और बहुत आसानी से आप इसमें राइड कर सकते हैं। और सबको ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए यहाँ आके, क्योंकि बीच में रेगिस्तान और चारों तरफ पहाड़ में बर्फ़, ये अलग ही झलक दिखेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप, आप कहाँ से आए? बेंगलोर से हूँ। प्रदीप, बेंगलोर एकदम प्लेन इलाका, यहाँ चारों तरफ हिली एरिया, चारों तरफ हिमालय की रेंज, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, बीच में ये ऊँट, कैसा लगा ये अनुभव खास तौर पे बेंगलोर वालों को? बेंगलोर का ट्रैफिक से यहाँ आके बहुत अच्छा डिफरेंट फीलिंग है और ऐसा वाला एक्सपीरियंस, माउंटेन, ऐसे ठंड और माउंटेन्स और वैलीज और बीच में ये सैंड ड्यून्स का तो एकदम इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज एंड आई ऑनेस्टली डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी सो गुड and this was the first time I've come to a desert, cold desert, so I'm really glad I did this. Thank you. एक और पर्यटक जो पहुंचे हैं उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आया। नाम क्या आपका? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष, ये बताइए कि आप बिहार के अंदर भाग दौड़ वाली जिंदगी के अंदर से निकलकर आप बतौर सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ आकर आपने बीच बर्फ के अंदर 2 कुबड़ वाले ऊंट और आपने सवारी भी की, लगा कैसे? बहुत बढ़िया लगा। मैं काफ़ी दिनों से लद्दाख आने की सोच रहा था पर फॉर सम रीज़न मैं आ नहीं पा रहा था। इस बार फ्रेंड्स मिल गए, अचानक से प्लान बना, जस्ट 1 वीक हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। आपने यहाँ ऊँट की सवारी की, राजस्थान में भी ऊँट की सवारी करना चाहेंगे आप? राजस्थान का एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे, बट हाँ मैं ट्राई करना चाहूँगा। पर यहाँ की ऊँट का एक्सपीरियंस बहुत ही मुझे डिफरेंट लगा। डिफरेंट इन द सेंस हमने कभी भी पहले ये डबल हम्प वाले ऊँट नहीं देखे थे और यहाँ पर तो सर्दी में आपको पूरा मजा आ रहा है यहाँ? बिल्कुल बहुत ज़्यादा। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम विजय है, जोधपुर राजस्थान से। तो आप जोधपुर से आए, आप ऊँट पे क्यों बैठ रहे हैं? राजस्थान में तो बहुत ऊँट है, फिर यहाँ के ऊँटों में राजस्थान के ऊँटों में क्या फर्क है? ये ऊँट राजस्थान में अगर मिलते तो फिर शायद इधर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये वातावरण, बर्फ, पहाड़, रेत और डबल हम्प वाली ऊँट जो वस्तुतः मंगोलिया से हैं और सिर्फ इधर पाए जाते हैं इंडिया में, तो इनकी राइड करना तो बनता है। एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा? आप मेरे पीछे देखिए, सैलानियों की भरमार है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको एक बार तस्वीरें देखकर लग सकता है कि ये राजस्थान है, लेकिन ये राजस्थान नहीं है, ये लद्दाख का एक खूबसूरत हिस्सा है और यहाँ पर भी ऊँट है और यही सैलानी यहाँ पर ऊँटों की राइड का आनंद ले रहे हैं और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। लद्दाख से आसिफ खान, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।